बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 6 जो कि फ्लूइड डायनामिक्स है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग यू ड्रॉप 2 टेबल टेनिस बॉल्स, one filled with 2 table tennis balls, okay. One ball is filled with air and other ball is filled with water. Which ball reaches the terminal velocity first and why? तो इसका आंसर ये है कि जो लाइटर वन है वो रीच करेगी टर्मिनल वेलोसिटी को फर्स्ट, क्योंकि जो लाइटर वन है उसके ऊपर एयर ड्रैग फोर्स कम एक्ट करेगी क्योंकि उसका वेट कम है। एंड आपको पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी होती है जब बॉल के ऊपर एक्ट करने वाली ड्रैग फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाए बॉल के ऊपर एक्ट करने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, इफ़ दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो नेट फोर्स इज ज़ीरो, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो एंड बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसका वेट कम है, तो जल्दी से ड्रैग फोर्स जो है वो वेट को इक्वलाइज कर लेती है और बॉडी जो है वो जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेती है। लेकिन अगर हम टेनिस बॉल जो कि फिल्ड विद वाटर है उसको देखें तो चूँकि उसका वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा देर से जो एयर की ड्रैग फोर्स है वो वेट फोर्स को इक्वलाइज करेगी, ज़्यादा टाइम लेके वेट की फोर्स को इक्वलाइज करेगी ड्रैग फोर्स। ठीक है, जो हैवी बॉल है वो देर से टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करेगा एज़ कम्पेयर टू लाइटर बॉल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, why can a squirrel jump from a tree branch to the ground and run away undamaged while a human could break a bone in such a fall? तो अब उसमें रीज़न बिहाइंड इज़ अगेन a drag force. When a squirrel jump from the tree, the surface area exposed to air is large as compared to size and weight of the squirrel. ठीक है, सरफेस एरिया जो होता है ना, जितने एरिया को स्क्विरल कवर करती है वो जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम सरफेस एरिया को कंपेयर कर रहा है, सरफेस एरिया को कंपेयर कर रहा है टू द साइज़ एंड वेट ऑफ द स्क्विरल। ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और स्क्विरल का साइज़ एंड वेट कम होता है। तो आपको पता है कि जो ड्रैग फोर्स होती है वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया के ऊपर। ठीक है, तो सरफेस एरिया के ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ड्रैग फोर्स उस स्क्विरल के ऊपर ज़्यादा लगती है। तो ड्रैग फोर्स आपको पता है कि वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ड्रैग फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। उसके ऊपर ड्रैग फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द वेट फोर्स ऑफ द स्क्विरल। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो स्क्विरल हिट करती है ग्राउंड को तो ड्रैग फोर्स के ज़्यादा होने की वजह से उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी कम हुई हुई होती है। वो नॉर्मल स्पीड से हिट करती है एंड देन मूव अवे कर जाती है। लेकिन अगर हम स्क्विरल के मुकाबले में अगर हम ह्यूमंस को देखें तो ह्यूमंस का जो होता है साइज़ या सरफेस एरिया, इट इज़ स्मॉलर दैन द वेट एंड साइज़ ऑफ द बॉडी ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, मैं आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि मैं साइज़ सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन एंड सरफेस एरिया ऑफ स्क्विरल को कंपेयर कर रही हूँ। नो, आई एम नॉट कंपेयरिंग दैट, आई एम कंपेयरिंग द surface area of human with weight and size of the human. तो surface area जो है as compared to weight of human is less. अगर surface area less है तो drag force भी उसके ऊपर less act करेगी। जब drag force उस human के ऊपर less act करेगी तो ज़ाहिर बात है कि upward thrust तो होगी ही नहीं उस ह्यूमन को, तो वो जितना भी वो बहुत स्पीड से नीचे की तरफ आएगा और ग्रेविटी फोर्स ड्रैग फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकेगी। जब नहीं बैलेंस कर सकती तो क्या होता है, वो बहुत हाई स्पीड से नीचे की तरफ आता है, वो बहुत ज़ोर से ज़मीन पे आके लगता है जिसकी वजह से उसको फ्रैक्चर कॉज हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन अगैन द ड्रैग फोर्स। द थर्ड वन इज़, हाउ डज द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ पैराशूट बिफोर ओपनिंग पैराशूटिस्ट बिफोर ओपनिंग अ पैराशूट कंपेयर टू द टर्मिनल स्पीड आफ्टरवर्ड। कहता है कि एक पैराशूटर है जो कि
ये पैरा ट्रूपर गर्ल है ना, वो जो है वो नीचे आ रहा है, एरोप्लेन से उसने जंप लगाई, वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो वो कहता है कि उसकी 2 टर्मिनल स्पीड वो अचीव करता है। 1 टर्मिनल स्पीड ही अचीव बिफोर ओपनिंग द पैराशूट एंड अदर टर्मिनल स्पीड ही अचीव आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट। तो कहता है कंपेयर करें आप टर्मिनल दीज 2 टर्मिनल स्पीड विच इज़ हाई विच इज़ लो। सो पहला जो है पहला अगर हम देखें तो when a paratrooper is falling with the acceleration a and due to increase in उसकी velocity increase हो रही होती है, तो आपको पता है कि drag force depend upon the velocity also, ठीक है। drag force depend upon certain factors, it depend upon the surface area, it depend upon the velocity, it depend upon the viscosity of the fluid in which it is moving, ठीक है। so it depends upon different things. So as the velocity is increasing, the drag force is also increasing because drag force is directly proportional to velocity. A stage which is where the drag force becomes equal to weight, तो उस पॉइंट पे जो velocity बॉडी के पास होती है, पैराट्रूपर के पास होती है, उसे हम टर्मिनल velocity कहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी ही अचीव बिफोर ओपनिंग द पैराशूट। नाउ व्हेन ही ओपन द पैराशूट, आफ्टर ही ओपन द पैराशूट ही एंड अ लार्ज डिसेलरेशन डेवलप, जो ही जारी बात है वो पैराशूट जब ओपन करेगा तो ड्रैग फोर्स एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वेट फोर्स। तो पैराशूट ओपन करने के साथ ही बॉडी में डिसेलरेशन आ जाता है, मतलब जो उसका डाउनवर्ड, पहले जब वो पैराशूट ओपन करने से पहले जो बहुत तेज़ी से डाउनवर्ड मूव कर रहा था ना, तो अब जो है वो उसने उसके एक्सेलरेशन में कमी है, डिसेलरेशन आ जाता है उसके अंदर। तो फिर क्या होता है कि because a large drag force comes into action in opposite direction of motion of the paratrooper, and drag force depend upon again वो कह रहा है साइज एंड शेप। जो है तो ज़ाहिर बात है पहले वो अकेला मूव कर रहा था, तो अब उसने एक पैराशूट को ओपन कर लिया, तो उसने अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया है ना, मतलब पूरा सिस्टम है ना, पैराट्रूपर विद पैराशूट ही पूरा एक सिस्टम है, तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, उसकी शेप में चेंज आ गया, उसकी शेप भी बढ़ गई है। सो ड्रैग फोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, और आपको पता है कि ड्रैग फोर्स जो है वो डाउनवर्ड मोशन को हमेशा अपोज कर रही होती है। सो उसकी डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन था वो कम हो गया, वो डिसेलरेट होना शुरू हो गया है, बट स्टिल ही इज़ मूविंग डाउनवर्ड। He opens the parachute and size of the object increases, so drag force also increases, and now the drag force is greater than its weight, so parachute slow down, ठीक है जी। and now paratrooper फिर after passing some time paratrooper again gains second terminal velocity and which is smaller than terminal velocity due to larger drag force, ठीक है जी। पहले टर्मिनल वेलोसिटी जो उसने अचीव की थी वो जो है ना वो क्या है, विच इज़ स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, ठीक। जो पहले जो उसने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव की थी उस टाइम ड्रैग फोर्स कम थी, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी थी वो भी कम है। उस टाइम ड्रैग फोर्स इस वजह से कम थी क्योंकि पैराट्रूपर का साइज़ कम था। फिर जब पैराट्रूपर ने अपना पैराशूट ओपन कर लिया तो उसने अपना साइज़ बढ़ा लिया, उसकी जो ड्रैग फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अभी जो टर्मिनल वेलोसिटी वो अचीव करेगा वो स्मॉलर होगी एज़ कम्पेयर टू अर्लियर वन। अच्छा जी, फिर हम वैन यू स्क्विट और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक पाइप है इसके अंदर से पानी निकल रहा है, तो जब वो उस पाइप का नॉर्मल एरिया होता है तो उस टाइम पानी जो उसमें से निकलता है, अगर आप पाइप को पकड़ के हाथ में खड़े हो जाओ ना, उस टाइम जो उसमें से पानी निकल रहा होता है वो तो ऐसे ही मूव कर, लेकिन अगर आप पाइप के मुंह को आगे से स्क्वीज़ कर दें तो फिर जो पानी निकलता है वो फार तक जाता है, ठीक है, दूर तक जाके गिरता है। तो उसकी क्या रीज़न होती है, तो उसकी रीज़न यही होती है, हमने जो है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी है जिसमें एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू एरिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी था, ठीक है जी। तो जब आप एरिया को डिक्रीज़ कर देते हो बाय squeezing the mouth of the pipe, so velocity of the water flow increases and water goes away from the pipe and travel a great distance from the pipe, okay। so this is very simple explanation of it. You can just write these things, the speed of the water is inversely proportional to scale, you can write just this, okay, don't write this extra, ओके जी। फिर है 5 नंबर इज रिलेटेड टू बर्नौली इक्वेशन विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, एंड 6 नंबर इज़ आल्सो इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, एंड
and 7 is also 8 also, ठीक है, and 9 also. These things, okay, this one is what is the difference between laminar and turbulent flow. So memorize these things, ठीक है. I told you about these flows in earlier lectures, so please do have a look on those lectures, and thanks for watching the video.